सभी साथियों को नमस्कार। व्हाट्सअप ऑफिशियल यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। जो हमने एक छोटी सी शुरुआत की थी उसके अंदर हम आज ये हमारी चौथी क्लास ले रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट किए जिसमें हमने रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर के सिलेबस को लगभग कंप्लीट कर लिया और आज हम वेटनरी मेडिसिन का पार्ट नंबर 1 लेकर आ रहे हैं। इसमें लगभग 3-4 क्लासेज के अंदर हम वेटनरी मेडिसिन के सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही हम सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम लगातार हर रोज़ एक टेस्ट रखेंगे जिसके अंदर लगभग 100-150 MCQ क्वेश्चन होंगे और एग्ज़ाम तक हम लगभग सभी सब्जेक्ट के MCQ को भी कवर कर लेंगे। वेटनरी मेडिसिन का हमारा ये पहला पार्ट होगा। हम पहले की तरह ही पार्ट ए और पार्ट बी के माध्यम से हमारे सिलेबस को कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि मेडिसिन होता क्या है। मेडिसिन के बारे में अगर हम पढ़ें तो हम कहेंगे कि यह जो वेटनरी साइंस है उसके अंदर एक ब्रांच होगी जिसमें हम जो डिजीज है उनकी टेस्टिंग और जो डिजीज है उनकी टेस्टिंग वो डिजीज किस बैक्टीरिया की वजह से किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है उसके बारे में। अगर हमें डिजीज कन्फर्म हो गई है, टेस्ट के माध्यम से डिजीज कन्फर्म हो गई है, उससे हम बचाव कैसे करेंगे या फिर हम उसका इलाज कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उस बीमारी का, या फिर हम उस बीमारी से बचने के लिए पहले वैक्सीनेशन हो या उस बीमारी की अगर वैक्सीनेशन है तो उसको वैक्सीनेशन करेंगे। इन चीज़ों का इसके अंदर क्या करेंगे, हम स्टडी करते हैं मेडिसिन के अंदर। अगर हम इसी टर्म को समझे कि वेटनरी मेडिसिन क्या होगा, वेटनरी मेडिसिन एक ऐसी ब्रांच होगी जिसके अंदर क्या करेंगे, हम जो कैटल्स है या फिर हमारे एनिमल्स है, एनिमल्स की जितनी भी डिजीज है उनके बारे में, एनिमल्स की जो डिजीज है वो किस बैक्टीरिया की वजह से किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है उनकी टेस्टिंग, उनकी प्रिवेंशन, उनका ट्रीटमेंट और उनके लिए अगर कोई उस बीमारी के लिए वैक्सीनेशन है उसके बारे में क्या करते हैं, हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। पार्ट ए के अंदर है कुछ साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं, पार्ट बी के अंदर बताया गया है कि वो साइंटिस्ट किस फील्ड से रिलेटेड है। जैसे कि हमारा पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है सालीहोत्रा। तो सालीहोत्रा है वह किससे रिलेटेड है, पार्ट बी के अंदर आप देखिए। पार्ट बी के अंदर देखेंगे कि जो सालीहोत्रा है वो किससे रिलेटेड है। देखिए आपको याद करने के लिए जैसे ट्रिक से याद कर लीजिए इनको। साली है, एस से स्टार्ट है, तो जो ऑप्शन पार्ट बी के अंदर हो गए उनका भी पता है कि ये भी हमारी वेटनरी से ही रिलेटेड टर्म मिलेंगी। तो एस एच से आप साइंस याद रख लीजिए, वेटनरी साइंस, इसका मतलब वेटनरी साइंस के फादर होंगे, ये फादर ऑफ है वेटनरी साइंस। एस से साइंस और एस से साली, या फिर आप याद कर सकते हैं कि अगर कोई मैरिड है उसकी साली हो क्या कर रही है, वेटनरी साइंस की पढ़ाई कर रही है, वेटनरी साइंस की पढ़ाई कर रही है, तो उसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है काहुन पेपाइरस। काहुन पेपाइरस क्या है, ये पहला रिटर्न के अंदर वेटनरी का पहला रिटर्न के अंदर लिटरेचर था। क्या था, पहला वेटनरी के अंदर लिटरेचर था। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये क्या था, फर्स्ट एक्सटेंट रिकॉर्ड ऑफ वेटनरी मेडिसिन, इसके अंदर लिखा गया था। क्या किया गया था, जो वेटनरी मेडिसिन है उसका जो फर्स्ट रिटन के अंदर रिकॉर्ड था या फिर फर्स्ट लिटरेचर था वो क्या था, कोहुन पेपाइरस था। इसके बाद तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखें कि जो फर्स्ट रिकॉर्ड था वो कहाँ मिलेगा, कहाँ और कहून,
कहाँ और कहून ये सिमिलर से हैं, तो आप याद कर सकते हैं केहुन पपाइरस। इसके बाद पार्ट नंबर 3, ये क्या है? रेनेटस वेजिटस। रेनेटस वेजिटस ये किससे रिलेटेड है? ये साइंटिस्ट का नाम है रेनेटस वेजिटस। आप कैसे याद करेंगे? जैसे रेन में जाएंगे तो इसके बाद क्या होगा? आपको बुखार हो सकता है, सर्दी लग सकती है। इसके लिए इसका मतलब आपको किसकी ज़रूरत होगी? मेडिसिन की ज़रूरत होगी। वेजिटस, अगर आप वेजिटेबल्स को साफ करके या धोकर नहीं खाएंगे तो आपको क्या हो सकता है? फिर आपको क्या लेनी पड़ेगी? मेडिसिन लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये क्या होंगे? फादर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन होंगे, फादर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन होंगे। और वी ई से याद भी रखिए, वेटरनरी मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन कौन थे? हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस हिपोक्रेटस। इसके बाद एलोपैथिक टेक्निक। एलोपैथिक टेक्निक क्या होगी? जो आज हम मेडिसिन ले रहे हैं या फिर इंजेक्टेबल के द्वारा हम पशुओं का इलाज कर रहे हैं, वो टेक्निक कौन सी है? एलोपैथिक टेक्निक है, जो कि हम आज समय में यूज करने में मॉडर्न वेटरनरी मेडिसिन टेक्निक है। ठीक है जी। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या होगी? प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या होगी? मान लीजिए कोई भी, प्रिवेंटिव शब्द से ही समझिए, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के मतलब क्या है? किसी डिजीज को होने से पहले अगर हम उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए या उस बीमारी के, उस डिजीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए पहले ही हम उसको इम्यूनिटी दे रहे हैं, कह सकते हैं कि हम उसको पहले ही क्या दे रहे हैं? उस रोग कारक से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? वो प्रिवेंटिव मेडिसिन होगा। वो किसके माध्यम से होगी? वो होगी वैक्सीनेशन के माध्यम से। किसके माध्यम से? वैक्सीनेशन के माध्यम से। हम कह सकते हैं कि जो बीमारी है उसके होने से पहले ही उसके बचाव के लिए हम उसका टीकाकरण कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंशन के लिए जो मेडिसिन दी जाती है किसी बीमारी के प्रिवेंशन के लिए। इसके बाद हमारा दूसरा टर्म है क्लिनिकल मेडिसिन। क्लिनिकल मेडिसिन का मतलब क्या है? हम क्या करेंगे? क्लिनिक में जाएंगे। क्लिनिक में जाएंगे कब जाएंगे? अगर हमारा बुखार हो जाए या फिर सर दर्द हो, या फिर ओनर हमारे पास कब आएगा? जब पशु को बुखार होगा, क्लिनिक में तभी लेके आता है। इसका मतलब उस पशु को बीमारी हो चुकी है और क्लिनिक के अंदर वो क्या ले गया है? उस पशु को ठीक करवाने के लिए या फिर मेडिसिन लेने के लिए आया। हम कह सकते हैं कि अगर पशु को बीमारी हो जाती है तब हम उसका क्या कर सकते हैं? हम उसकी टेस्टिंग करते हैं और उसका इलाज करते हैं। वो किसके अंदर आता है? क्लिनिकल मेडिसिन के। मान लीजिए आपके क्लिनिक के अंदर कोई पशु आ रहा है, तो आप उसके क्या करेंगे? आप उसकी टेस्टिंग करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे। और प्रिवेंटिव क्या होगा? आप पहले ही, अगर किसी बीमारी के होने से पहले ही गांव के अंदर अनाउंसमेंट करवाए कि आप इस बीमारी से पहले वैक्सीनेशन आ चुकी है, आप इसका वैक्सीनेशन करवा ले पशु को और आप अपने पशुओं को बीमारी से बचा सकते हो। क्या होगी? प्रिवेंटिव मेडिसिन। इसके बाद तीसरी टर्म है हेल्थ। हेल्थ या फिर हेल्दी एनिमल किसको कहा जाएगा? जो एनिमल मेंटली, फिजिकली या फिर फंक्शनली क्या हो? फिट हो, उसको क्या बोलेंगे? हेल्दी एनिमल। इसके बाद डिजीज। डिजीज की डेफिनेशन क्या होगी? डिजीज की डेफिनेशन ये होगी, अगर पशु के अंदर, अगर पशु मेंटली, फिजिकली या फिर फंक्शनली उसकी जो कार्य क्षमता है उसके अंदर परिवर्तन आ जाए, उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज आ जाए, उसको क्या बोलेंगे? फिर डिजीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिजीज बोलेंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज क्या होगी? जो जन के अंदर फैल जाए। जन का मतलब क्या होता है? मानव। जो मतलब पशु से मानव के अंदर और मानव से पशु के अंदर फैल जाए, उसको क्या बोलेंगे? जूनोटिक डिजीज बोलेंगे। वो कौन सी होगी? टीबी और एंथ्रेक्स। टीबी और एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स को और क्या नाम से जाना जाता है? वुल सोर्टर डिजीज के नाम से जाना जाता है। और एंथ्रेक्स सबसे ज़्यादा शीप के अंदर होती है। शीप के अंदर सबसे ज़्यादा एंथ्रेक्स होती है। लेकिन शीप के अंदर भी जो मेरिनो नस्ल की भेड़ होती है उसके अंदर एंथ्रेक्स नहीं होता, और एंथ्रेक्स के अंदर पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। जिसके शव को क्या किया जाता है? या तो दबा दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। मोस्टली इस केस में क्या करना चाहिए हमें? एंथ्रेक्स के केस में उस पशु को गहरा गड्ढा खोदकर उसको क्या कर देना चाहिए? दबा देना चाहिए, क्योंकि इसके जो स्पोर्स बन जाते हैं एंथ्रासिस, इसका जो बैक्टीरिया होता है, और एंथ्राक्स की
टेस्टिंग के लिए एस्कोलाई टेस्ट किया जाता है। ए से एंथ्रेक्स, ए से एस्कोलाई क्या किया जाता है? एस्कोलाई टेस्ट किया जाता है। इसके अंदर पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। इसके बाद है स्टेजेज आती है कुछ। कोई भी बीमारी है उसकी स्टेजेज होगी। अब देखिए बीमारी है वो कई प्रकार की हो सकती है, इन्फेस्टियस भी हो सकती है, नॉन इन्फेस्टियस भी होगी। इन्फेस्टियस कौन सी होगी? इन्फेस्टियस बीमारी वो बीमारी होगी जो एक एनिमल से क्या होगी, दूसरे एनिमल्स के अंदर फैलेगी। और जूनोटिक कौन सी होगी? जूनोटिक ऐसी बीमारी होगी जो ह्यूमन बींग से एनिमल्स के अंदर और एनिमल से ह्यूमन्स बींग के अंदर फैलती है, उसको क्या बोलते हैं? जूनोटिक। तो यहाँ पर हम एक टर्म और पढ़ेंगे, अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि जो जूनोटिक डिजीज है वो क्या होगी? इन्फेस्टियस डिजीज होती है, यस या नो? हाँ, जितनी भी जूनोटिक डिजीज होती है वो सब की सब क्या होती हैं? इन्फेस्टियस होती है। लेकिन सारी की सारी इन्फेस्टियस डिजीज है वो जूनोटिक नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए टीबी, एंथ्रेक्स, ये हमने पढ़ लिया। एक होती है नॉन इन्फेस्टेड डिजीज, ऐसी बीमारियां जो एक पशु से दूसरे पशु में नहीं फैलती, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, ये एक पशु से दूसरे पशु में नहीं फैलती। अब देखिए कोई भी बीमारी है वो जन्मजात भी हो सकती है, बर्थ से भी हो सकती है। जैसे कि जन्मजात से कौन सी बीमारी होगी? जो ऐसी बीमारियां जो जो फीटस है उसको अपनी माँ से ही मिल जाए और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ हुआ है बीमारी के साथ पैदा हो जाए। एक टर्म है एट्रीसिया एनाई, एक टर्म है एट्रीसिया एनाई। जब काफ का जन्म होता है, जब काफ का जन्म होता है तो जो ओपनिंग होती है, एनस की ओपनिंग होती है, वो जन्म से ही क्या हो जाती है? इसके अंदर एट्रीसिया एनाई वो टर्म यूज की जाती है जब जन्म से ही काफ के अंदर जो एनस की ओपनिंग क्या हो? क्लोज्ड हो। एनस की ओपनिंग है, ओपनिंग ही नहीं होती है एनस की, वो क्लोज्ड होती है, तो उस टर्म को क्या बोला जाता है? एट्रीसिया एनाई बोला जाता है। याद कैसे करेंगे? ANUS और यहाँ इस टर्म के पीछे क्या होगा? एनआई होगा, तो एट्रीसिया एनआई। इसके अंदर फिर प्लस के निशान के अंदर चीरा लगाया जाता है और उसके बाद क्या कर दी जाती है? उसकी ओपनिंग कर दी जाती है। प्लस या क्रॉस का निशान के रूप में, क्रॉस के निशान के रूप में चीरा लगाया जाता है। इसके बाद कुछ बीमारियां हो सकती है कि हेरिडिटी भी हो, मतलब कि जो पहले माता पिता के अंदर थी वो अब बच्चे के अंदर आ गई, तो मतलब एक पीढ़ी से वो बीमारी दूसरी पीढ़ी में जा रही है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया कलर ब्लाइंडनेस, कलर कलर ब्लाइंडनेस जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाएगी। इसके बाद कुछ बीमारियां ऐसी होती है जैसे बच्चे ने, जैसे काफ ने जन्म लिया उसके बाद उसके अंदर वो बीमारियां हो जाए, मतलब कि बाहर आने के बाद जो बाहरी एनवायरनमेंट है उससे उसके अंदर बीमारियां आ जाए, जैसे कि निमोनिया, ठंड के कारण हो जाए निमोनिया हो जाए, या फिर ई कोलाई, कोक्सीडियोसिस, काफ सकार, ये बीमारियां हो जाती है। अब हमारे तीसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जिसके अंदर स्टेज लिखी हुई है और टाइम पीरियड लिखा हुआ है। जो पर एक्यूट, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक, ये क्या होती है? टाइम के अगर बेस के ऊपर देखें तो बीमारी के ये तीन ही प्रकार हो सकते हैं। पर एक्यूट का मतलब जो पहली स्टार्टिंग वाली स्टेज होगी, मतलब इसके अंदर जो भी लक्षण दिखने होंगे बीमारी के वो कुछ ही घंटों के अंदर दिख जाएंगे। एक्यूट पहले कुछ घंटे होंगे, फिर कुछ दिन होंगे, फिर कुछ सप्ताह होंगे और फिर कुछ साल होंगे, ऐसे याद कर लीजिए। पर एक्यूट कुछ घंटों के अंदर ही, जैसे एचएस के बैक्टीरिया ने प्रवेश किया, गले के नीचे स्वेलिंग आई, पशु को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ठीक है जी। इसके बाद एक्यूट, इसके अंदर क्या हुआ? कुछ दिन लगे, कुछ दिन किसके अंदर लगते हैं? कुछ दिन लगे, कुछ दिन लगे, ये आ गए। कुछ दिन मतलब आपने एक बीमारी पढ़ी होगी TDS, 3 डे सीकनेस, इसके अंदर क्या लगे? कुछ दिन लगे। एफीविरल फीवर बोलते हैं जिसको, हिंदी में अडैया बुखार भी बोलते हैं, 3 डे सीकनेस। इसके बाद सब एक्यूट मतलब कुछ सप्ताह लगे, कुछ सप्ताह किसके अंदर लगे? FMD के अंदर, सारे शरीर के ऊपर हो जाती है तो उसके अंदर क्या होगा? सब एक्यूट कंडीशन बोलेंगे। और ये बीमारी का अगर शरीर के ऊपर प्रभाव के हिसाब से देखें, शरीर के ऊपर क्या एक्शन हो रहा है उस बीमारी का, उस शरीर के ऊपर वो बीमारी क्या कर रही है, उस हिसाब से ये क्या होगी? जनरलाइज्ड होगी, क्योंकि इसके अंदर शरीर के
मुंह के ऊपर, खुरों के ऊपर क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। और एक होती है लोकलाइड। लोकलाइड मतलब किसी एक ही स्पेसिफिक एरिया के अंदर वो बीमारी हो जाती है। स्पेसिफिक एरिया पशु के शरीर के ऊपर एक ही जगह पे, जैसे कि एब्सेस। एब्सेस। इसके बाद क्रोनिक। क्रोनिक क्या होगी? क्रोनिक चलेगी कई वर्षों तक, जैसे कि सर्रा बीमारी है कैमल के अंदर 3 साल तक चलती है, जिसको क्या बोलते हैं फिर? टीवर्सा भी बोलते हैं। टीवर्सा भी बोलते हैं। टी फॉर थ्री, THR और 3 साल तक चलती है सर्रा, टीवर्सा बोलेंगे। या फिर ये रही, टीवी रही एक्टिनोबैक्यूलोसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? वुडन टंग भी बोलते हैं। ये भी क्या चलती है? कई वर्षों तक चलती है। इसके बाद अगर हम देखें एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से बीमारी देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा कि वो बीमारी किस किस तरीके से फैल रही है, कि एक पशु से दूसरे पशु में फैल रही है, एक पशु से मनुष्य के अंदर फैल रही है, मनुष्य से पशु के अंदर फैल रही है। इन्फेस्टियस डिजीज पढ़ा, एक पशु से दूसरे पशु में। फिर नॉन इन्फेस्टियस पढ़ा कि एक पशु से दूसरे पशु में नहीं फैल रही। जूनोटिक पढ़ा कि पशु से मनुष्य में, मनुष्य से पशु में फैल रही। इसके बाद ऐसी बीमारियां देखी जो जन्म से ही हो, जैसे कि एट्रीसिया एनाई, इसके बारे में देखा हमने। अम्बलिकल हिरनिया, जो कि काफ के अंदर जन्म से ही हो जाता है, अम्बलिकल हिरनिया। या फिर हेरिडिटरी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस। इसके बाद हमने देखा कि बच्चे के जन्म लेने के बाद, जन्म से ही हो, सॉरी जन्म लेने के बाद फिर जो उसने उस टाइम एनवायरनमेंट में रहना शुरू किया, फिर उसके बाद हो जाती है, जैसे कि निमोनिया हो, काप्सकार हो। इसके बाद हमने देखा शरीर के ऊपर एक ही जगह पर हो, जैसे कि एब्सेस है, एक शरीर के ऊपर कई जगह पे हो जाए, तो उसके लिए जैसे कि एफएमडी, मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, खुरों के ऊपर हो जाते हैं। या फिर शरीर के सारे ये अभी हुआ था LSD, लंपी स्किन डिजीज, सारे शरीर के ऊपर नोट से बन जाते हैं। इसके बाद हमने किया टाइम पीरियड के आधार पर एक्यूट जिसमें कुछ समय लगता है, कुछ ही घंटे लगते हैं। एक्यूट जिसमें कुछ दिन लगते हैं। सब एक्यूट जिसमें कुछ वीक्स लगते हैं। और क्रोनिक जिसमें कई वर्ष लगते हैं। अब देख रहे हैं हम एरिया के हिसाब से। सबसे पहले पेनजूटिक। पेनजूटिक क्या हुआ? जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर फैले, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, जैसे कि बर्ड फ्लू। इसके बाद आता है एपिजूटिक। एपिजूटिक क्या हुआ? एपिजूटिक के अंदर यह बीमारी होगी जो एक देश से दूसरे देश में फैल जाए, एक देश से दूसरे देश में, जैसे भारत और श्रीलंका के अंदर, भारत और बांग्लादेश के अंदर, भारत और पाकिस्तान के अंदर ऐसे फैल जाए, वो क्या होगा? एपिजूटिक होगा। एपिजूटिक के अंदर क्या आ जाए? एफएमडी। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर भी बोवाइंस है, कैटल्स है, वहाँ पर भी एफएमडी फैल जाए, और हमारे यहाँ पर भी एफएमडी फैल जाए। एपिजूटिक। एनजूटिक क्या होगा? एक ही क्षेत्र के अंदर बहुत सारे पशुओं के अंदर फैल जाए, जैसे कि HS। एक टर्म आती है एंडेमिक। एंडेमिक है थोड़े ही क्षेत्र के अंदर फैले, एंडेमिक, जैसे कि टीबी। और एक होता है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक के मतलब है कि कुछ ही पशुओं के अंदर फैले, जैसे हमारे पास पशुओं का झुंड है, उसमें एक दो पशुओं को हो, जैसे कि किसी के अंदर मिल्क फीवर हो जाए, ये होगी स्पोरेडिक। पढ़ लिया हमने। पेनजूटिक जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में हो। एपिजूटिक जो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हो। एनजूटिक जो क्या हो? एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर हो। एंडेमिक जो छोटे से क्षेत्र में हो। स्पोरेडिक जो कुछ ही पशुओं के अंदर हो, उनको बोलेंगे। ये होगा एरिया के हिसाब से। इसके बाद हमारा जैसे कि कोविड आया था, कोविड क्या होगा? कोविड होगा पेनजूटिक। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टर्म, पार्ट ए के अंदर है एक्जोजिनस मलेरिया, एंडोजिनस सिक्वली और अंडुलेंट फीवर। देखिए जो एक्जोजिनस है, एक्जो का मतलब क्या हो? बाहर, जिनस का मतलब होगा जो बाहर, ये ऐसी डिजीज होगी जो एक्जोजिनस है। ये क्या करेंगे? ऐसी बीमारी जो बाहर से अगर कोई बैक्टीरिया शरीर के अंदर चला जाए उसकी वजह से हो। एक्जो का मतलब बाहर है, जिनस बाहर से जेनरेट हो, मतलब जो वो वह बीमारी पशु के अंदर बाहर से कोई बैक्टीरिया अंदर गया, कोई बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस अंदर गया है, उसकी वजह से होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? आउटर इन्फेक्शन। जैसे कि एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स के स्पोर होते हैं और सांस के माध्यम से दूसरे पशु के अंदर चले जाते हैं। तो एक जो बाहर के जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी वजह से हुआ।
मलेरिया देखिए, मलेरिया से के लिए कौन सा होगा, इरेगुलर फीवर। मलेरिया के अंदर क्या होता है, इरेगुलर फीवर होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है मलेरिया, पैरासाइट की वजह से। इसके बाद एंडोजिनस, एंडो का मतलब अंदर, अंदर ही अगर पशु के शरीर के अंदर संक्रमण हो, इन्फेक्शन हो, या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो उसके कारण, इंदर इन्फेक्शन के कारण, जैसे कि कीटोसिस। कीटोसिस क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होता है। कीटोसिस क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होता है। यह ग्रेनसी जो कैटल होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा, और इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है उसके मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। सिक्वली क्या होगा, अगर कोई बीमारी हो जाए और वह बीमारी ठीक होने के बाद भी उस बीमारी के साइन क्या रह जाए, पशु के शरीर के ऊपर रह जाए, उसको क्या बोलेंगे, सिक्वली बोलेंगे। क्या होगा, जब जो पशु के कोई बीमारी हुई वो बीमारी क्या हो गई, खत्म हो गई, और उसके बाद भी पशु के जो शरीर के ऊपर कुछ सिम्टम रह जाते हैं उसको सिक्वली बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा साइन लेफ्ट आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। हाइग्रोमा, हाइग्रोमा क्या है, ब्रूसेला के केस के अंदर क्या हो जाएगा, हाइग्रोमा कंडीशन होती है। हाइग्रोमा का मतलब क्या है, जो कार्पल ज्वाइंट है वहाँ पर क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोमा। जो कि यह कंडीशन किस में देखी जाती है, ब्रूसेला के केस में देखी जाती है, कि ब्रूसेला के ठीक होने के बाद भी ये कंडीशन बनी रहती है। अंडुलेंट फीवर क्या होगा, अंडुलेंट फीवर किसके अंदर देखा जाता है, ब्रूसेला के अंदर ही देखा जाता है। अंडुलेंट फीवर के अंदर क्या होगा, इसके अंदर इरेगुलर फीवर रहता है। क्या रहता है, एंडुलेंट फीवर में इरेगुलर फीवर रहता है। फीवर के भी कई प्रकार होते हैं, फीवर के भी क्या होते हैं, कई प्रकार होते हैं। जैसे कि सिंपल फीवर होता है एक, तो सिंपल फीवर, सिंपल फीवर में क्या होगा, जो दिन के अंदर 24 घंटे होंगे, उस 24 घंटे के अंदर क्या होगा, उस पशु का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक। एक फीवर होता है इंटरमिटेंट फीवर, इंटरमिटेंट फीवर, इंटरमिटेंट फीवर का मतलब क्या होगा, एक बार पशु का टेम्परेचर बढ़ा, उसके बाद नॉर्मल हो गया, फिर बढ़ा, फिर नॉर्मल हो गया। इसके अंदर क्या होगा, कुछ घंटों के लिए तो पशु का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन फिर कम हो जाता है, फिर वापस से बढ़ जाता है। ये जो 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर ये प्रक्रिया क्या होती है, बार बार होती रहती है, इंटरमिटेंट। जैसे कि किसके अंदर, ट्रिपैनोसोमा के अंदर और कैनाइन डिस्टेम्पर के अंदर ये कंडीशन होती रहती है। एक फीवर का प्रकार होता है इरेगुलर फीवर, जैसे कि मलेरिया के अंदर हुआ, पता ही नहीं कब ज़्यादा हो गया, कब कम हो गया, कब ज़्यादा हो गया, ऐसे मलेरिया के अंदर। इसके बाद एक हमने पढ़ लिया ये अंडुलेंट फीवर, जो इरेगुलर फीवर ही है, होता है ये ब्रूसेला के केस के अंदर होता है। इसके बाद हम अपनी क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, डेथ के प्रकार पढ़ेंगे कि डेथ किस किस वजह से हो सकती है। देखिए पहली है नियोनेटल डेथ, मतलब कि बच्चे के जन्म लेते ही उसकी क्या होगी, नवजात की डेथ होगी। क्या होगी, नवजात की डेथ होगी, नियोनेटल डेथ, नियोनेटल डेथ बोलते हैं उसको। इसके बाद है ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन का मतलब क्या है, इसके अंदर ओसे ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन के अंदर हम स्टेथोस्कोप या फिनेडोस्कोप की मदद से पशु का जो हार्ट है या फिर लंग्स है उसके अंदर या फिर एब्डोमेन है उसके अंदर क्या सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, और फिर बीमारी का पता लगाते हैं कि कौन सी बीमारी है। इसके बाद है सोमैटिक डेथ, सोमैटिक डेथ क्या होती है, सोमैटिक डेथ होती है रियल डेथ, रियल डेथ। अगर नॉर्मल डेथ होगी उसको क्या बोला जाता है, सोमैटिक डेथ बोला जाता है। पैल्पेशन का क्या मतलब होगा, हम पैल्पेट करेंगे उंगलियों या हाथ के माध्यम से कि पशु को टेम्परेचर है या नहीं। जैसे कि हम कान के बेस के ऊपर हाथ लगाकर पता करते हैं पशु को टेम्परेचर है नहीं है, या बॉडी के ऊपर लगाकर देखते हैं, पीछे हाथ लगाकर देखते हैं, या कोक्सीजियल आर्टरी से हम उसका क्या बोलते हैं, नब्ज का पता करते हैं। इसके बाद हम पेन को देखते हैं, किसी हाथ पर लगाकर स्वेलिंग को महसूस करते हैं, ये कहते हैं पैल्पेशन के अंदर। इंट्रा यूट्राइन डेथ, यूट्रस के अंदर ही जो फीटस है उसकी डेथ हो जाए। बायोप्सी, बायोप्सी के अंदर क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी एनिमल है उसको दिक्कत है, या फिर ह्यूमन बींग से लगा लीजिए, ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर कोई भी पेट के अंदर दिक्कत है तो उसके अंदर हम एंडोस्कोपी के माध्यम से अंदर पेट के अंदर से एक छोटा हम मांस का टुकड़ा लेते हैं और उसको फिर लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेज देते हैं। तो उसके बाद पता चलता है कि वहाँ किस वजह से पेट के अंदर दिक्कत थी, उसको क्या बोलते हैं, बायोप्सी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, बायोप्सी बोला जाता है। जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो लिविंग टिश्यू है उसको क्या है, माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करते हैं, इसके अंदर कैंसर की जांच की जाती है। नंबर 7 पे है पैरासेंटेसिस, पैरासेंटेसिस का मतलब क्या होगा, इसमें अगर पशु के शरीर के अंदर कहीं पर बहुत ज़्यादा फ्लूइड भर जाए तो हम एक लंबी सुई के माध्यम से उस फ्लूइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं,
हमने आरडी की क्लास में जब पढ़ा था हाइड्रोप्सी ऑफ यूट्रस, जिसके अंदर यूट्रस के अंदर पानी भर जाता था, और हमने पढ़ा था कि जो एलन टोइस जो वाटर बैग था जिसको हमने फॉल्स वाटर बैग बोला, वो मोस्टली 80-90% केस के अंदर अंदर ही फटता है। मतलब कहने का मतलब अगर यह हाइड्रोप्सी की बीमारी हो उस केस के अंदर लगभग 80 से 90% एलन टोइस ही फटता है, जो फॉल्स वाटर बैग होता है। मान लीजिए वो फट गया, उसके बाद उसके अंदर फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो गया यूट्रस के अंदर, तब हम इस टेक्निक का यूज करते हैं पैरासेंटेसिस। इसके अंदर लंबी सुई के माध्यम से हम उस फ्लूइड को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो गया फिर, एमनियोसेंटेसिस, मतलब कि एमनियोटिक या फिर एलन टोइस के कारण जो फ्लूइड भरा था उसको बाहर निकालना। नियोनेटल का हमने बता दिया था। नियोनेटल क्या था, डेथ एट द टाइम ऑफ बर्थ। ऑस्कल्टेशन के अंदर हमने क्या किया था, विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। सोमैटिक डेथ नॉर्मल डेथ बताया था। पैल्पेट हमने उंगलियों से या हाथ से किया था। इंट्रा यूट्राइन यूट्रस के अंदर डेथ। बायोप्सी हमने लिविंग टिश्यूज को जांच करवाई थी कैंसर के लिए। और पैरासेंटेसिस हमने बता दिया था, जब फ्लूइड भर जाए उसको लंबी सुई के माध्यम से हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा डेथ के और भी प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि एपिरेंट डेथ। एपिरेंट डेथ कैसी होगी कि लग रहा है कि वह मर रहा है, मतलब कि डेथ से पहले की जो कंडीशन होगी उसको एपिरेंट डेथ बोलेंगे। इसमें पशु को हम देख लेते हैं कि हाँ पशु वैसे तो लग रहा है कि ये जिंदा है, लेकिन वो जो कंडीशन है वो मरे जैसी ही होगी, कि वह पशु मरने ही वाला है। पाँव मारने लग जाएगा, जीभ बाहर निकल जाएगी, आंखें ठहर जाएगी। तो वो जो पहले की कंडीशन है उसको बोलते हैं एपिरेंट डेथ। इसके बाद होती है एक मोलिकुलर डेथ। जैसे कि पशु की डेथ हो गई, उसके 5-10 मिनट के बाद मोलिक्यूल्स की डेथ होना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। नियोनेटल डेथ हमने पढ़ लिया, छोटे बच्चे की नवजात की डेथ उसको नियोनेटल बोलते हैं। एक होती है लोकल डेथ, जिसके अंदर क्या है, जो टिश्यूज की क्या हो जाती है, लोकल डेथ हो जाती है। एक हमने पढ़ा है इंट्रायूट्राइन डेथ, कि बच्चे का जो भ्रूण भ्रूण है उसका यूट्रस के अंदर ही क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। इसमें हमने पैल्पेशन में पैल्पेट करते हैं फिंगर्स की सहायता से या फिर हैंड की सहायता से। अगर पशु का टेम्परेचर देखना है, या अगर पशु के कहीं पर स्वेलिंग है उसको महसूस करना है, या फिर पशु को कहाँ दर्द है उसको देखना है, ये चीज़ें देखी जाती है। ऑस्कल्टेशन के अंदर हम स्टेथोस्कोप या फोनिडोस्कोप के माध्यम से क्या देखेंगे, हार्ट बीट या फिर लंग्स के अंदर या फिर एब्डोमेन के अंदर उसकी आवाज़ को सुनेंगे। इसके बाद एक टर्म और आती है, उसको बोलते हैं हम रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में हम क्या करेंगे, एक्सरे की सहायता से देखेंगे। ये कब की जाती है रेडियोग्राफी, जब टीआरपी का केस हो, या फिर डायफ्रागम हिर्निया हो, ऐसे केसेज के अंदर, या फिर चोक हो जाए, ये पशु ने रेटिकुलम के अंदर लोहे की चीज़ खा ली हो, तो उसका एक्सरा करना कि लोहे की चीज़ खाई है या नहीं खाई है, ऐसी केसेज के अंदर। एक कंडीशन आप पढ़ेंगे, बलोटमेंट। बलोटमेंट क्या होगा, बलोटमेंट का मतलब बलोट कहाँ होता है, वैसे हम पढ़ रहे हैं बलोट कहाँ होता है, ये होता है रोमन के अंदर। तो बलोटमेंट के अंदर क्या होगा इस केस में, इसमें जो पशु चिकित्सक है या फिर ओनर है वो क्या करेगा, अपनी हाथ की जो उंगलियां है उसको बंद कर लेगा, मतलब मुट्ठी बना लेगा। उसके बाद जो फ्लैंक है, जो फ्लैंक है वहाँ से प्रेस करेगा, और वहाँ से क्या करेगा, अंदर जो भी ऑर्गन्स है या फिर मोटिलिटी है उसको क्या करेगा, दबाकर उनके उन अंगों को महसूस करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लोटमेंट बोलेंगे। मतलब ये हाथ की जो है मुट्ठी बनाकर फिर उसके जो एब्डोमेन के अंदर जो भी ऑर्गन है उसको महसूस करेगा, ब्लोटमेंट। और इसके अलावा एक टर्म है परकसन, PERCUS, परकसन। इसके अंदर क्या करेंगे हम, प्लेक्जीमीटर या परकसन हम्मर का यूज करेंगे, और किसी अंग के ऊपर उस अंग के ऊपर उससे प्रहार करके उसकी आवाज़ सुनेंगे, उसकी आवाज़ सुनेंगे। किसी भी हड्डी हड्डी के फ्रैक्चर वगैरह के अंदर इसका परकशन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हम पढ़ेंगे साइन। साइन किसको बोलेंगे, साइन देखिए, कोई भी वेटनरी प्रैक्टिशनर है या फिर वेटनरी डॉक्टर है, जैसे ही पशु को देखता है उसके बाद वो उस टर्म को क्या बोला जाता है, उसने उसके पशु के सिम्टम्स को देखा, या फिर उसको क्या बोलेंगे, वेटनरी डॉक्टर देखता है तो उसको क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। वेटनरी डॉक्टर अगर देखता है तो साइन बोलते हैं। और सिम्टम क्या हो गए, सिम्टम अगर पशुपालक है, उसने सुबह अपने जैसे ही पशुओं को चारा डालने के लिए गया, उसने पशुओं को देखा, पशुओं को देखने के बाद उसको लगा कि पशु के जो बिहेवियर है उसके अंदर चेंज है, या फिर पशु को यहाँ इस एरिया के अंदर स्वेलिंग है, या पशु को हाथ लगा कर देखा कि पशु तो गर्म है, पशु की मजल को देखा कि वहाँ पर पानी नहीं है, ऐसी कंडीशन। मतलब कि यहाँ पशुपालक क्या देखता है, अपने पशु के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ देखता है। एक टर्म है
प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस मतलब पहले ही देखिए प्रोग और नोसिस मतलब डायग्नोसिस और प्रोग मैंने पहले, मतलब कि पहले ही भविष्यवाणी कर दे, पहले ही अजम्पशन कर दे कि हो सकता है कि इसको आगे यह बीमारी हो जाए। मतलब हमने कोई साइन देखा, उसको वह बीमारी नहीं थी, लेकिन उस साइन के आधार पर हम ये कहें कि आगे हाँ इसको ये बीमारी हो सकती है। इसके बाद एन एमिनियसिस का मतलब क्या होता है, हम पशुपालक से पशु को कोई बीमारी हुई है, अब हम उससे हिस्ट्री लेंगे, हाँ भाई पहले इसको ये बीमारी हुई थी या नहीं हुई थी। मान लीजिए पशु का दूध कम हो गया, हम पूछेंगे भाई पहले पीछे ब्यांत में इसका दूध कम हुआ था या नहीं हुआ था, तो इसको बोलेंगे एन एमिनियसिस, मतलब पशुपालक से उस डिजीज के बारे में उसकी पशु या फिर पशु की क्या लेना, हिस्ट्री लेना। इसके बाद आता है हमारा स्नैपशॉट डायग्नोसिस। स्नैपशॉट डायग्नोसिस क्या होगा कि स्नैपशॉट क्या होगा, जैसे कि आप देखिए अगर आपको यहाँ से ही स्नैपशॉट लेना तो आप क्या ले लेंगे, स्नैपशॉट ले लेंगे एकदम से। तो स्नैपशॉट क्या होगा, पशु जैसे ही पशु चिकित्सक पशु को देखता है तभी अंदाज़ा उसको पता चल जाता है कि ये क्या है, इसको ये बीमारी है। जैसे कि शरीर के ऊपर नोडल्स वगैरह देखे, अभी जो एलएसडी का सीजन चला रहा था उसमें तो वही एकदम से ये करेंगे इसको तो एलएसडी है। ठीक है। इसके बाद गर्दन के नीचे को स्वेलिंग देखी, आवाज़, पशु सांस ले रहा तो आवाज़ें आ रही है, तो उसमें तुरंत अंदाज़ा लगाएगा कि एचएस हो सकता है। अगर मुंह के अंदर और खुरों के अंदर उसने छाले देखे तो ज़्यादा सलाइवेशन हो रही है पशु के, ओफिड हो चुका है, तो एफएमडी। तो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टर्म हर डायग्नोसिस। हर डायग्नोसिस कब करते हैं, जब हमें किसकी जांच करनी हो, ब्रूसेला की जांच करनी हो, तो उसके अंदर हर डायग्नोसिस किया जाता है। इसके बाद आई एट्रोजेनिक, आई एट्रोजेनिक डिजीज, आई एट्रोजेनिक डिजीज कौन सी होती हैं, ये डिजीज ऐसी डिजीज होती हैं, मान लीजिए पशु को कोई बीमारी है और लंबे समय से उस पशु का इलाज चल रहा है, पशु का इलाज चल रहा है, वो बीमारी तो है ही है पशु को, उसके अलावा किसी दूसरी बीमारी के लक्षण भी उस पशु के अंदर आने लगे हैं, तो उसको बोलते हैं आई एट्रोजेनिक डिजीज। ऐसी बीमारी जो पशु को जो मेन बीमारी है उससे अलावा पैदा हो जाए उसको क्या बोलेंगे, आई एट्रोजेनिक, आई एट्रोजेनिक। ये हो गया साइन जो पशु चिकित्सक देखता है, सिम्टम जो पशुपालक देखता है, प्रोग्नोसिस पहले ही भविष्यवाणी हो जाना किसी बीमारी के बारे में, एन एमनियसिस डिजीज के बारे में पशुपालक से हिस्ट्री लेना, स्नैपशॉट एकदम से बता देना, हर डायग्नोसिस ब्रूसेला के लिए आई एट्रोजेनिक मुख्य बीमारी के अलावा कोई दूसरी बीमारी पशु के अंदर पैदा हो जाए। इसके बाद आता है हमारा लेटेंट पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड। लेटेंट पीरियड क्या होगा, लेटेंट पीरियड होगा जैसे कि कोई भी पशु है उसके अंदर किसी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने प्रवेश किया और उसके बाद सिम्टम्स उसके अंदर पैदा हो गए, उसके बोलते हैं लेटेंट पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या बोलते हैं, जैसे ही पशु के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने प्रवेश किया और उसके बाद जो पहला सिम्टम किस स्टेज के ऊपर आ रहा है उन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसको क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारी प्रोड्रोमल पीरियड। प्रोड्रोमल पीरियड का मतलब क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ने शरीर के अंदर प्रवेश किया किसी भी इन्फेक्शन ने, और जब तक कि सारे के सारे सिम्टम नहीं आ जाते उनके बीच का समय क्या होता है, प्रोड्रोमल पीरियड होता है। प्रोड्रोमल लेटेंट पीरियड, इन्फेक्शन ने प्रवेश किया बैक्टीरिया ने और जब उसके साइन आने आएंगे, जब इन्फेक्शन ने प्रवेश किया पहला साइन उसके बीच के टाइम पीरियड को प्रोड्रोमल, इन्फेक्शन ने प्रवेश किया जब तक कि सारे साइन नहीं आ जाते उसके बीच के टाइम पीरियड को प्रोड्रोमल बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा गोड ऑफ हीलिंग। गोड ऑफ हीलिंग किसको बोला जाता है, अपोलो को बोला जाता है। गोड ऑफ हीलिंग किसका बोला जाता है, अपोलो को बोला जाता है। जो दवा लिखते समय डॉक्टर जो शब्द का यूज करते हैं RX, इसका मतलब ही क्या होता है कि आप ये लीजिए जो नीचे इस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब जो दवाइयाँ की है कि आप ये लीजिए नीचे वाली दवाई, और हम गुड अपोलो से क्या कर देंगे, निवेदन करेंगे या फिर हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप इस बीमारी से इन मेडिसिन को लेकर जल्दी ही ठीक हो जाए। परकसन हमने अभी पढ़ा था, परकसन हमर का या प्लेक्सीमीटर का यूज करेंगे किसी भी ऑर्गन के ऊपर, इससे प्रहार करेंगे और हम उस आवाज़ से पता लगाएंगे कि पशु को मतलब क्या बीमारी हुई है या फिर कहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है। इसके हड्डियों के केस के अंदर ज़्यादातर परक्शन का यूज किया जाता है, परक्शन हमर या फिर प्लेक्सीमीटर हम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन है, डिजीज डायग्नोसिस के अंदर जैसे हमने पढ़ा था कि स्नैपशॉट पढ़ा था कि देखते ही पता लग गया कि ये बीमारी ये है, वो तो हो गया स्नैपशॉट। एक होता है डायरेक्ट डायग्नोसिस। डायरेक्ट डायग्नोसिस का क्या मतलब होगा, जैसे ही पशु आया उसको जो सर्विस कैरेट है या ट्रेविस है उसके अंदर
अंदर गया तो पशु और पशु चिकित्सक या पशु जो सहायक है वो उसके पास गया पशु के, वो वहाँ पर पशु को देखा और अंदाज़ा ही कहेंगे कि पशु को ये बीमारी हो सकती है, उसके सिम्टम को देखकर उसने बताया कि ये बीमारी हो सकती है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट डायग्नोसिस। एक होता है सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस, पशु के अंदर सिम्टम देखे और बता दिया कि इसको सिम्टम के आधार के ऊपर कि ये बीमारी हो सकती है। एक होता है टेंटेटिव डायग्नोसिस, मान लीजिए आपने किसी पशु के अंदर दूध का सैंपल या फिर ब्लड का सैंपल भेज रखा लेबोरेटरी के अंदर, उससे पहले ही आप ये बता रहे हो कि हाँ इसको ये बीमारी हो सकती है, बाकी कन्फर्म किससे होगा, लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट आएगी उससे पता चलेगा, ये होगी टेंटेटिव डायग्नोसिस। एक होता कन्फर्मेटरी, पहला पढ़ा हमें स्नैपशॉट एकदम से बता दिया, एक डायरेक्ट देख के स्नैपशॉट में तो हमें एक साफ साफ कोई सिम्टम दिखेगा, डायरेक्ट में हमने देखा तो उसके बाद बताया, सिम्टोमेटिक के अंदर सिम्टम देखे, टेंटेटिव के अंदर ब्लड रिपोर्ट आनी बाकी है लेकिन हम पहले ही अंदाज़ा लगा रहे, कन्फर्मेटरी में ब्लड रिपोर्ट या फिर कोई भी रिपोर्ट हो वो आ गई। और हर डायग्नोसिस में ब्रूसेलिया के लिए ये होती है डायग्नोसिस की स्टेजेज। और एन एमनियोसिस का हमने बताया था कि हम पशुपालक से डिजीज की हिस्ट्री लेते हैं, उसको एन एमनियोसिस बोलते हैं, गोड ऑफ हीलिंग अपोलो को बोलते हैं। अब देखिए डिजीज, डिजीज देखिए, डिजीज लिखा हुआ है एक साइड, सिम्टम लिखा हुआ, हम देखेंगे। मान लीजिए गिड, देखिए गिड या ओटाइटिस, ओटाइटिस क्या होता है, ओटाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर, ईयर की जो इन्फ्लेमेशन है उसको बोलते हैं ओटाइटिस। और गिड क्या होगा, गिड इसके अंदर क्या हो जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाती है, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको, सर्कलिंग डिजीज बोल सकते हैं। सर्कलिंग डिजीज ये किसके अंदर होगा, ये होगा गोट के अंदर, किसके अंदर होगा, गोट के अंदर। आप ये कैसे याद रखेंगे, जी से गोट और जी से गिड, किसके कारण होता है, सी सेरिब्रैलिस के कारण होता है, सी सेरिब्रैलिस के कारण होता है। इसके अंदर क्या होगा, सर्कलिंग इन गोट, गोट क्या करेंगे, गोल गोल घुमावदार चक्कर काटेंगे, उसको बोलेंगे गिड या ओटाइटिस। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है यूरियोलिथियासिस या सिस्टाइटिस, ये किसके अंदर होगा, ज़्यादातर मेल के अंदर होगा, मेल मतलब कि डॉग के अंदर होगा। और डॉग इस केस में क्या करता है, यूरिनेशन करेगा लाइक बिच, मतलब कि कुतिया की तरह बैठकर इस केस के अंदर डॉग क्या करेगा, यूरिनेशन करता है। इसके अंदर क्या हो जाता है, सिस्टाइटिस या फिर यूरोलिथियासिस हो जाती है, यूरोलिथियासिस हो सकती है, कह सकते हैं कि यूरिथ्रा के अंदर पथरी का बनना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है विटामिन B5, विटामिन B5 को क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक क्या बोलेंगे इसको, एसिड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक विटामिन B5। ये क्वेश्चन VLD की जो पिछली परीक्षा हुई थी उसके अंदर भी आया था पेंटोथेनिक। और पेंटोथेनिक के अंदर क्या होगा, सुअर के अंदर क्या हो जाती है, गुड स्टेपिंग हो जाती है, सुअर के अंदर क्या हो जाती है, गुड स्टेपिंग हो जाती है, मतलब कि पीछे वाला पाँव है उसको ऊपर की तरफ रखना, आगे वाले पाँव को या ऊपर की तरफ रखना, उसको क्या बोलते हैं, गुड स्टेपिंग, गुज और स्टेपिंग। इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे कि गुज के अंदर कितने लेटर है, 5 लेटर है, तो विटामिन B5 5 लेटर है तो B5। या फिर दूसरा तरीका ये होगा, जो स्टेप है, स्टेपिंग को क्या बोलते हैं, स्टेपिंग किससे होगी, पाँव से होगी, पाँव से क्या होता है, 5, पाँव से होता है 5 5, तो क्या होगा B5 से क्या हो जाती है। और कैल्सिनियोसिस, कैल्सिनियोसिस की वजह से क्या होगा, कैल्सिनियोसिस की वजह से जो कैटल है वो क्या होगा, कार्पल ज्वाइंट के ऊपर खड़ा हो जाता है, कार्पल ज्वाइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, कैल्सिनियोसिस, कैल्सिनियोसिस कैल्शियम साल्ट की क्या हो जाती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है कैल्शियम साल्ट की। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है वुडन हॉर्स, वुडन हॉर्स किसके अंदर देखा जाता है, टेटनस के अंदर देखा जाता है। सबसे ज़्यादा टेटनस किसको होती है, घोड़े की होती है, इसलिए हर बार इंजेक्शन लगाते हैं तो घोड़े के केस में तो सुई को चेंज करना ही करना पड़ता है। तो वुडन हॉर्स होगा, तो वुडन हॉर्स के अंदर टेटनस की कंडीशन हो जाएगी, टेटनस, टेटनस के अंदर थर्ड आई लीड का भी प्रोलैप्स हो जाता है, थर्ड आई लीड का भी प्रोलैप्स हो जाएगा, और पशु क्या हो जाएगा, अकड़ जाएगा, और इंद्रधनुष बोला जाता है कि धनुष की तरह हो जाता है, टांगे बाहर की तरफ फैल जाएगी और पशु के शरीर के अंदर अकड़न आ जाएगी, ऐसा लगेगा कि पशु जो ओरस है वो किसका बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। टेटनस टेटनाई के कारण होगा, ये टेटनाई बैक्टीरिया के कारण होगा, टेटनाई बैक्टीरिया के थर्ड आई लीड का प्रोलैप्स हो जाता है, कान खड़े हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टार ग्रेजिंग, स्टार ग्रेजिंग का मतलब क्या है, जो गोट है वो क्या करेगी, स्टार को देखेगी, मतलब कि उसका जो हेड है वो ऊपर आकाश की तरफ हो जाएगा, स्टार को देखना शुरू कर देगी गोट। तो ये किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से, B1 की कमी से। याद कैसे रखेंगे
कि एक दिन हम भी क्या बनेंगे, स्टार बनेंगे। तो एक दिन तो विटामिन B1, या क्या कह सकते हैं हम, ऐसे बोलेंगे इसको, B1 स्टार, ऐसे याद रख लीजिए। तो विटामिन B1 की कमी से स्टार ग्रेजिंग बीमारी हो जाती है गोट के अंदर। इसके अंदर वो हेड किसकी तरफ रखेगी, स्काई की तरफ ही रखेगी। इसको क्या बोला जाता है, थाइमिन बोला जाता है, थाइमिन बोला जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर क्या होगा, मिल्क फीवर की कंडीशन के अंदर कैल्शियम की पशु के अंदर कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी ये ब्याने के पशु के 3 दिन के अंदर ही हो जाएगा, 3 दिन के अंदर। और देखिए जब पशु की काविंग हो जाती है, उसके काविंग के 3 दिन के अंदर मिल्क फीवर की कंडीशन पैदा होती है। और बच्चे के अंदर 3 दिन के अंदर काफ स्कार की कंडीशन पैदा होती है, काफ स्कार की कंडीशन पैदा होती है, जो कि E. coli के कारण होती है। सफ़ेद उजले दस्त लग जाती है उसको। तो मिल्क फीवर के अंदर क्या होगा, पशु क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। पशु बैठने के बाद जो उसकी गर्दन है वो मोड़कर किसकी तरफ कर लेगा, फ्लैंक की तरफ कर लेगा। किसकी तरफ है, लेफ्ट फ्लैंक की तरफ कर लेगा। और फ्लैंक की तरफ, और किस कंडीशन में बैठ जाएगा, जो स्टेरनम है, स्टेरनम को आगे रखकर, जो दोनों वक्ष के बीच के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों जो दोनों क्या होते हैं, थोरैसिक कैविटी के बीच की जो बोन होती है ना, थोरैसिक कैविटी के बीच के अंदर जो दिखाई देती है उसको बोलते हैं स्टेरनम एरिया, स्टेरनम एरिया। ऐसी कंडीशन एक होती है कोलिक पेन। कोलिक पेन किसके अंदर होगी, घोड़े के अंदर होगी। इसके अंदर घोड़ा क्या करेगा, आगे वाली पाँव को बार बार ऊपर उठाता है, या फिर अपने जो हेड को किसकी तरफ कर लेता है, फ्लैंक की तरफ कर लेता है, बार बार फ्लैंक की तरफ करेगा। उसके अंदर ये कंडीशन कोलिक पेन के अंदर होगा। बफेलो के अंदर मिल्क फीवर के अंदर होगा, मिल्क फीवर के अंदर होगा। और मिल्क फीवर की कंडीशन सबसे ज़्यादा जर्सी कैटल के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, जर्सी कैटल के अंदर होगी, जर्सी कैटल के अंदर होगी। इसके बाद रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट बीमारी है जो कि किसकी है, कैटल्स की एक बीमारी है। काऊ के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। 2004 के अंदर इंडिया से क्या होगी, इरेडिकेशन होगी, ख़त्म हो गई रिंडर पेस्ट। एक होता है सुडो रिंडर पेस्ट, जो बकरी के अंदर एक बीमारी होती है जिसकी वैक्सीन आती है, जिसको बोला जाता है PPR। क्या बोला जाता है, PPR। उसको बोला जाता है सुडो रिंडर पेस्ट, सुडो रिंडर पेस्ट। इसके बाद आती है बीमारी ग्लैंडर। ग्लैंडर किसकी बीमारी है, हॉर्सिज की एक बीमारी है, ग्लैंडर और स्ट्रेंगल। इसके अंदर शरीर के ऊपर नूडल्स हो जाएंगे, और उससे जो पस निकलेगी वो येलोइश कलर की होगी। उसको ग्लैंडर, इसके लिए एक एक्ट आया था, फारसी एक्ट, जो कि 1899 के अंदर आया था। अगर किसी पशु को हॉर्सिज को अगर ग्लैंडर हो जाता है, उसकी क्या कर दी जाती है, डेथ कर दी जाती है, उसको मार दिया जाता है। इसके बाद आता है हमारी तीसरी टर्म TRP। TRP ट्रूमेटिक रेटिकुलम पेरिकार्डाइटिस। इसके अंदर क्या होगा, अगर पशु लोहे की कोई नुकीली चीज़ खा लेता है, वो रेटिकुलम में चली जाती है। और रेटिकुलम में जैसे ही भोजन इकट्ठा होता है, तो यह क्या कर देती है, रेटिकुलम को पंचर करके जो हार्ट है उसकी जो बाहर वाली लेयर है, जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम का क्या कर देती है, इन्फ्लेमेशन कर देती है। उसको बोला जाता है पेरिकार्डाइटिस। ऐसे पशु अगर चलते हैं, या फिर उनका पेट या रुमन फूली क्या हो जाता है, भोजन से भर जाता है, या फिर वह बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो उसका प्रेशर आगे थोरैसिक कैविटी पे पड़ता है, रेटिकुलम के ऊपर पड़ता है। और रेटिकुलम से जो नुकीली चीज़ थी वो क्या कर देती है, पेरिकार्डियम को पंचर कर देती है, और पशु की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इस केस के अंदर जो ब्रिस्केट अडीमा है, दोनों टांगों के बीच के अंदर जो ब्रिस्केट रीजन होता है, उसके अंदर क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पशु की जो हमने बोला था रेडियोग्राफी करवाते हैं, और उसके बाद उसका ऑपरेशन करते हैं। TRP सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगी, ये भी काऊ के अंदर होती है। एक होता है डायाफ्रागम, डायाफ्रागम हिर्निया। ये सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगा, ये सबसे ज़्यादा होता है बफेलो के अंदर। बफेलो के अंदर इसके अंदर जो रेटिकुलम से जो नुकीली चीज़ थी वो क्या करती है, डायाफ्राम को पंचर कर देती है, डायाफ्रागम हिर्निया। इसके बाद आती है प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया सबसे ज़्यादा किसको होती है, सीप की होती है। और एंथ्रेक्स भी सबसे ज़्यादा सीप के अंदर ही होती है, इसलिए इसको सीप के अंदर इसको बोलते हैं वूल सोर्टर डिजीज। एंथ्रेक्स के अंदर क्या नहीं किया जाता, पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। और जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ए से एंथ्रेक्स, ए से एस्कोलाई, एस्कोलाई टेस्ट किया जाता है। और क्या किया जाता है एंथ्रेक्स के अंदर, एंथ्रेक्स के अंदर जितने भी नेचुरल ऑर्फिस होते हैं बॉडी के अंदर, जितने भी नेचुरल ऑर्फिस होते हैं, वहाँ से क्या होगा, डार्क कलर का क्या आएगा, ब्लड निकलेगा, डार्क कलर का ब्लड निकलेगा। इसमें पशु को क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है।
दबा दिया जाता है, पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, एस्कोलाई टेस्ट किया जाता है, वूल सॉर्टर डिजीज सीप के अंदर बोलते हैं, और सीप के अंदर जो मेरिनो भेड़ है उसके अंदर ये नहीं होता, एंथ्रेक्स नहीं होता। नेचुरल और फिसला एक नाक से, कान से और गुदा के माध्यम से क्या आता है, डायरेक्ट ब्लड आता है। मेस्टाइटिस, मेस्टाइटिस सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगा, मेस्टाइटिस सबसे ज़्यादा उसी के अंदर होगा जो सबसे ज़्यादा दूध देती होगी। और सबसे ज़्यादा दूध कौन देती है, सबसे ज़्यादा दूध देती है एक्जोटिक ब्रीड से, गाय की जैसे एक्जोटिक ब्रीड है या क्रॉस ब्रीड, तो उनके अंदर मेस्टाइटिस सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद आता है आइज कैंसर। आइज कैंसर सबसे ज़्यादा जो गाय की नस्ल है जिसको बोला जाता है हरफोर्ड काऊ, क्या बोला जाता है, हरफोर्ड काऊ, हरफोर्ड काऊ, उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होगा, आइज कैंसर होगा, आइज कैंसर होगा। याद रख लीजिए, फोर्ड ट्रैक्टर होता है ना, उसके आगे एक लाइट होता है, एक लाइट होती है, उसको आई समझ लीजिए, फोर्ड, तो आई कैंसर, फोर्ड आई कैंसर। इसके बाद आता कीटोसिस। कीटोसिस होता है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, जिसके अंदर मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो जाता है कार्बोहाइड्रेट और फैट के बीच में, कार्बोहाइड्रेट और फैट के बीच में, और इससे क्या हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, कीटोन स्मेल आने लगेगी, किससे, यूरिन से। ट्रीटमेंट के लिए क्या दिया जाता है, ग्लिसरीन दिया जाता है, ट्रीटमेंट के लिए क्या दिया जाता है, ग्लिसरीन दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगा, कि सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है, जो गुरेंसी ब्रीड होती है कैटल की गुरेंसी ब्रीड होती है। और इस ब्रीड के बारे में बताया गया है कि यह ब्रीड इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक आइलैंड है, उसके नाम से पड़ा है गुरेंसी। और इस जो गुरेंसी ब्रीड है कैटल की, इसका कलर है वो कैसा होता है, गोल्डन येलो कलर होता है, गोल्डन येलो कलर। और माना जाता है इसका दूध भी कैसा होता है, गोल्डन होता है, गुरेंसी ब्रीड का, गुरेंसी ब्रीड का। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है एफएमडी। एफएमडी किसके अंदर सबसे ज़्यादा होगी, एफएमडी सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है, काऊ के अंदर होती है, क्लोन फुटेड एनिमल्स। इसके बाद आता है हमारा एचएस। एचएस किसके अंदर होगी सबसे ज़्यादा, बफेलो के अंदर होगी। और इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है सर्रा। एफएमडी जो कि किसके कारण होगी, एफएमडी, एफएमडी जी किसके कारण होती है, पिक्रोना वायरस के कारण होती है, या फिर हम बोल सकते हैं एफ्थस वायरस के कारण होगी, एफ्थस वायरस के कारण होगी। स्ट्रेन कौन सी होती है इसकी, सी ओ ए। अब वैक्सीनेशन ए और ओ की आ रही है, सी क्या हो चुका है, इरेडिकेट हो चुका है। इसके अंदर क्या होगा, जीभ के ऊपर या फिर मुंह के अंदर या फिर पाँव के अंदर क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा, KMNO4 से उसकी सफाई होगी। इसके ऊपर ग्लिसरीन लगाई जाएगी, ग्लिसरीन लगाई जाएगी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए। बोविचार या फिर उसको सप्लीमेंट दिया जाएगा, एनर्जी सप्लीमेंट पशु को दिए जाते हैं। ठीक है जी। वैक्सीनेशन आती है जो कि 3 ml डीप इंट्रामस्कुलर लगती है बिफोर मानसून सीजन से पहले, साल में 2 बार लगती है। कंबाइन वैक्सीनेशन है एफएमडी और एचएस की। एचएस क्या होगा, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, गले के नीचे सूजन आ जाएगी, पशु के सांस लेगा तो आवाज़ें आएंगी, पशु से जो भी खाना लेगा वो निगला नहीं जाएगा, और पशु की क्या हो जाएगी, सांस नहीं लिया जाएगा तो पशु की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। पर एक्यूट स्टेज की क्या है, ये बीमारी है, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। हीमोरेजिक का मतलब ब्लड के अंदर, सेप्टिसीमिया का मतलब इन्फेक्शन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारी सर्रा। सर्रा का बोला जाता है ट्रिपैनोसोमा, जो कि ट्रिपैनोसोमा इवेंसी से होता है, ट्रिपैनोसोमा इवेंसी से होता है। और ट्रिपैनोसोमा के अंदर क्या होगा, पशु सर्कलिंग डिजीज चक्कर काटने लगेगा, नीचे की तरफ हेड कर लेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, पशु ऑफ फीड हो जाएगा। और इसके अलावा क्या होगा ट्रिपैनोसोमा के अंदर, ट्रिपैनोसोमा इवेंसी के कारण होता है। और यही हो गया इसके अंदर। जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो क्या होगी, डाइमेजिन एसिट्रेट आरटीओ होगी। और सर्रा है वो सबसे ज़्यादा लंबे पीरियड तक चलता है किसके अंदर, कैमल के अंदर। और कैमल के अंदर इसको क्या बोला जाता है, सर्रा को टीवर्सा बोला जाता है। टीवर्सा क्यों बोला जाता है, टी से टीवर्सा, टी से 3 साल तक कैमल के अंदर रहता है, ये 3 साल तक कैमल के अंदर रहता है टीवर्सा। इसके अलावा एक बीमारी और है जिसको बवेशिया बोला जाता है, इसको बोला जाता है रेड वाटर डिजीज बोला जाता है। कॉफ़ी कलर का क्या आएगा, यूरिन आएगा। एक होती है थिलेरिया, जिसके अंदर स्कैपुलर लिम्फ नोड क्या हो जाती है, की स्वेलिंग हो जाती है। इसको हम, इन चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब ये देख लीजिए,
ये पिग है। पिग के अंदर जैसे इसने पाँव उठा रखा है इसको बोलते हैं गूज स्टेपिंग। और हमने गूज स्टेपिंग के बारे में क्या बताया था? गूज स्टेपिंग किसी हो रही, पाँव को ऊपर उठा लेगा, पाँव पाँव से 5, तो विटामिन B5 की कमी से। विटामिन B5 का नाम पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक। इसके बाद ये देख लीजिए वुडन हॉर्स टेटनस का केस। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई धनुष के आकार का हो जाएगा, वुडन हॉर्स बोला जाएगा। थर्ड आई लीड की क्या हो जाती है? थर्ड आई लीड का प्रोलैप्स हो जाता है, कान खड़े रहेंगे, जो पूंछ होगी वो कैसी हो जाएंगी? चाबुक की तरह हो जाएंगी, बिल्कुल कठोर, हार्ड, सीधी। नेक्स्ट ये देख लीजिए मिल्क फीवर का केस है। फ्लैंक की तरफ मुंह करे बैठी हुई है, स्टेर्नम पोजीशन के अंदर बैठी हुई है, कैल्शियम लेवल डाउन हो चुका है। ब्याने के 3 दिन के अंदर होगा और काफ के अंदर 3 दिन के अंदर काफ सकार या फिर इकोलाई हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या देंगे? कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट देंगे IV। ये देख लीजिए हॉर्स के केस के अंदर ये कोलिक पेन, आगे वाले पाँव को उठाएगा और अपना जो हेड है वो किसकी तरफ रखेगा? फ्लैंक की तरफ रखेगा कि इसको कोलिक पेन है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर कोई भी इसके अंदर सुधार करना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।